space. A fleet. A war. A man. A thought. A trick. यस, इट इज अ मास्टरपीस। मेरे लिए ये मूवी परफेक्ट है। ऑल्दो मैंने ओडिसी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, वो भी काफी दूर ट्रैवल करके। उस पे मैंने मिनी व्लॉग भी बनाया था। बाय द वे मैंने फर्स्ट टाइम मिनी व्लॉग बनाया है, तो इफ यू वांट उसको चेकआउट कर लेना। एनीवेज, इस मूवी का मेरा एक्सपीरियंस एपिक था। पहली बात, इस मूवी को देखने में जिस थिएटर गया था उसका साउंड सिस्टम वाकई में तगड़ा था। साइक्लोप्स वाले सीन में लिटरली मेरी फट गई थी। जब वो लोग साइक्लोप्स की आंख फोड़ देते हैं और वहाँ पे वो जो चिल्लाता है, क्या ही साउंड डिजाइनिंग थी वहाँ पे। और एंड में जब ओडिशियस बो को स्ट्रिंग करता है, वो हरामी बंदा ओडिशियस का नाम बोलने ही वाला होता है, उतने में उसको ओडिशियस अचानक से तीर मार देता है। वहाँ पे भी मैं ऐसे हिल गया था बिकॉज ऑफ द साउंड सिस्टम। मुझे लिटरली फील हुआ वो तीर अचानक से लेफ्ट साइड से मेरी तरफ आया। और मैं स्टिल मेस्मराइज्ड हूं इसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग एंड फिल्म मेकिंग से। भाई एक एक सीन्स एंड सीक्वेंस क्या ही क्राफ्ट किए है। रियल लोकेशंस पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली शूट करना। एंड इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट, दिस इज द फर्स्ट फिल्म दैट इज एंटायरली शॉट ऑन IMAX कैमरास, जिससे शूट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट एंड बहुत बड़ा हेडेक है। लेकिन ओडिसी के मेकर्स ने ये कर दिखाया। नॉन IMAX थिएटर में भी अलग लेवल के विजुअल्स फील होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सिनेमेटोग्राफी पीक है। एट द सेम टाइम इक्विपमेंट्स भी पीक थे। द ग्रैंड हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल एटमॉस्फेयर दे कैप्चर्ड रियली वेल। वंस यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दिस फिल्म, यू जस्ट ड्रॉन इनटू इट एंड गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ अगली वॉर, कर्सेस, मिथिकल क्रीचर्स, गॉड्स, गॉडेसेस, sorcerers, black magic and a wife, son and a dog who have been waiting for decades for the homecoming of Odysseus। मैं इस मूवी का बिहाइंड द सीन्स देख रहा था, वहां से मुझे पता चला कि इस मूवी के म्यूजिक के लिए एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए हैं लडविग ने, जिसने बाय द वे ओपनहाइमर में भी म्यूजिक दिया था। एंड एक्चुअली इस मूवी का म्यूजिक डिफरेंट एंड एंशिएंट भी फील होता है काफी हद तक, जो फिल्म की विजुअल स्टोरी टेलिंग को और भी एलिवेट कर रहा था। जैसे कि सारे के सारे आइलैंड वाले सीक्वेंसेस देख लो, ट्रोजनर्स को ट्रोय के लोग सिटी के अंदर ले जा रहे थे, वो सीक्वेंस देखो, और सिटी के अंदर जो मासेकर था वहां पे जो म्यूजिक था, मूवी के एंडिंग वाले एक्शन सीक्वेंस में जो म्यूजिक था, अलग ही लेवल का एड्रेनलिन फील होता है वहां पे। और पूरी मूवी में ढोल नगाड़े काफी ज्यादा बजे हैं। इसका म्यूजिक ओपनहाइमर जैसा नहीं है जो पहली बार में ही हिट करता है, पहली बार में ही दिमाग में छप जाता है, बल्कि ये धीरे धीरे ग्रो करता है जब आप इसको बार बार सुनते हो। मेरे लिए तो मूवी का म्यूजिक शानदार था। स्पेशली ओडिशियस जब घर आ जाता है और वो भिखारी के भेष में जब पेनेलोपी से कन्वर्सेशन कर रहा होता है, वहां पे एथीना को भी दिखाया जाता है और वो पूरा सीन, उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक था, और जब क्रेडिट्स रोल होने लगते हैं तब ट्रेविस स्कॉट का सॉन्ग बजता है। वो दोनों ही ट्रैक्स मेरे दिमाग में छप गए और मैं बार बार उसको सुन रहा हूँ। और वो बोस्ट्रिंग करने वाला सीन, वहां पे रामायण में शिव जी के धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हुए राम जी जब उस धनुष को तोड़ देते हैं, वो पूरा स्वयंवर हमें हेवीली याद आता है, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी तो है। यहाँ पे भी पेनेलोपी आफ्टर डेकेड्स फाइनली डिसाइड करती है कि जो भी ओडिशियस के बो को श्रिंक कर देगा उसी से वो शादी करेगी, जो ओडिशियस के अलावा कोई श्रिंक कर ही नहीं पाता। इवन मूवी में पहले जब पेनेलोपी तेलेमाकस को कहती है उस बो को श्रिंक करने के लिए, तब तेलेमाकस उसको श्रिंक नहीं कर पाता, और वहीं से ही हमें समझ आ जाता है कि तेलेमाकस शासन करने के लिए, राजा बनने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, अभी उसको बहुत सारी चीजें सीखनी है। एंड वैसे भी बिलीव मी और नॉट, रामायण एंड महाभारत के ट्रेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी स्टोरीज में आपको मिल ही जाएंगे, बिकॉज ये स्टोरीज लिटरली 14,000 एंड 7,000 साल पुरानी है और ओडिसी अराउंड 3,200 साल। तो ऑब्वियसली इतनी एंशिएंट स्टोरीज अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करी होगी अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। सो इनके ट्रेसेस मिलना स्पेशली एंशिएंट एपिक्स में ये काफी नॉर्मल है। ऑल्सो रामायण एंड महाभारत की स्टोरीज मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्सल है, जिससे कोई भी कनेक्ट कर सकता है, जिसको कोई भी समझ सकता है। अब आते हैं IMAX कैमरास पे। देखो, मैंने इस मूवी को स्टैंडर्ड सिनेमा हॉल में एक्सपीरियंस किया था, फिर भी विजुअल्स की क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफर का मैजिक उस नॉन IMAX थिएटर में भी मुझे फील हुआ। तो सोचो, ओरिजिनल 70mm IMAX थिएटर्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ 41 ही है, वहां पे जिन्होंने ये मूवी देखी होगी उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। इवन हमारे यहाँ अहमदाबाद में साइंस सिटी में 70mm ओरिजिनल IMAX थिएटर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फीचर फिल्म्स रिलीज नहीं होती। खैर, इट इज व्हाट इट इज यार। मेरे लिए इस फिल्म की हाईलाइट ना ही क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स, ब्लैक मैजिक, गॉड्स, गॉडेसेस या इसका एक्शन नहीं था, बल्कि द जर्नी, द एडवेंचर, द थ्रिल, द एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस एंड द इमोशनल वेट ऑफ बिट्रेइंग समवन इन द नेम ऑफ गॉड, ब्रूटली वाइपिंग आउट एन एंटायर सिटी, बर्निंग
ब्रिंगिंग दैट प्लेस टू द ग्राउंड, वो वेट हमें ओडिशियस के थ्रू फील करवाया गया है। जब ओडिशियस अपने ट्रोजन हॉर्स वाली ट्रिक खेलने के बाद वहां का मासेकर अपनी आंखों से देखता है और फील करता है, स्पेशली एथीना के मंदिर में जब एथीना की मूर्ति की गर्दन काटी जा रही होती है, साइमल्टेनियसली एक रियल पर्सन को वहां पे ला के उसकी गर्दन काटी जा रही होती है, जो और कोई नहीं उस कैरेक्टर को जेंडैया प्ले कर रही होती है। ये अगलीनेस ऑफ ह्यूमंस इन द वॉर ओडिशियस देख रहा होता है। फिर पूरी मूवी में उसको एथीना उसी इंसान के रूप में दिखती है। मूवी की एंडिंग में पेनालोपी, ओडिशियस और एथीना वाला सीन कितना हार्ड हिट करता है भाई, और क्या ही गजब राइटिंग थी एंड क्या ही वेरी वेल तरीके से सेटअप किया एंड प्रेजेंट किया इस चीज को। ये पूरी मूवी हमें 3 पर्सपेक्टिव से देखने मिलती है। नंबर 1 ऑब्वियसली ओडिशियस, दूसरी पेनालोपी के पर्सपेक्टिव से। ओडिशियस के इतने डेकेड्स मिसिंग रहने के दौरान इथाका में एक पॉलिटिकल क्लाइमेट जो बना, सत्ता को हासिल करने के लिए जो सत्ता पेनालोपी के साथ शादी करके ही उनको मिलेगी। और थर्ड पर्सपेक्टिव तेलेमाकस का, जो अपने ही घर में ये सारा तमाशा होते हुए देख रहा है। उसे सब लिटरली बुली कर रहे हैं, स्पेशली रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर और उसकी गैंग, और वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट फाइंडिंग हिज फादर एंड बिलीविंग दैट ही इज अलाइव, और वो एक दिन आके सब कुछ ठीक कर देंगे। इवन पेनालोपी भी इतने साल इसी उम्मीद में रहती है कि ओडिशियस वापस आएगा, वो जिंदा है। और पेनालोपी का प्योर प्यार एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ओडिशियस बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। इवन कर्मा वाला एंगल भी कितना सही था मूवी में। एगामेम्नॉन वॉर जीत के वापस तो आ जाता है, लेकिन धोखे से उसकी खुद की बीवी, जो कि हेलन की ट्विन सिस्टर होती है, उसे मार देती है, जिसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। एगामेम्नॉन बस एक रीजन ढूंढ रहा था ट्रॉय पे अटैक करने के लिए, जो उसे हेलन उसके भाई की बीवी की वजह से मिला। इस वॉर पे जाने से पहले एगामेम्नॉन अपनी खुद की बेटी की बलि दे देता है। वो कितने सोल्जर्स और मासूमों के मौत का कारण बनता है। सेम गोज विद द ओडिशियस, उसके सोल्जर्स, एंटिनोस और बाकी के हरामी कैरेक्टर्स, उन्होंने जो भी किया मोरली वो हर एक एंगल से गलत ही था। नो मैटर वो खुद कितना ही जस्टिफाई करे और उनको कितना ही सही लगे, इन द एंड इट वाज एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल बाय ट्रिकरी एंड बर्निंग ह्यूमैनिटी टू द एसेस, जिसका कर्मा इन सबको फेस करना भी पड़ा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, कर्मा इज सिंपली चॉइसेस वी मेक एवरी मूवमेंट दैट शेप आवर फ्यूचर। वी मे नेवर नो वेयर विल एंड अप, बट वी कैन स्पेक्युलेट ऑन आवर फ्यूचर बाय द एक्शंस वी टेक इन द प्रेजेंट। लेकिन एक अच्छी बात थी ओडिशियस का रिडेम्पशन आर्क इन द एंड। एंड इस मूवी में जो भी फैंटेसी चीजें हमें दिखी, साइक्लोप्स से लेके वो जायंट्स, वो ब्लैक मैजिक, वो अंडरवर्ल्ड, साइरेंस, कैलिप्सो वाला आइलैंड, खैर उन दोनों में तो कुछ खास सीजीआई की जरूरत थी नहीं, एंड साइला वाला सीक्वेंस, ये सब उन्होंने जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली शूट करने की कोशिश की है थ्रू मैसिव पपेट्री, रोबोटिक्स, एनिमेट्रॉनिक्स एंड रिग सिस्टम से रियल लोकेशंस पे शूट की है। ऑब्वियसली वीएफएक्स एंड सीजीआई का यूज हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें इतनी रियलिस्टिक और टेरिफाइंग लगने के पीछे का कारण मेकर्स की डेडिकेशन और कन्विक्शन है टुवर्ड्स एक्चुअल रियल फिल्म मेकिंग। एंड दैट साइक्लोप्स वाला सीन वेयर ही इज लिटरली ईटिंग अलाइव ह्यूमंस, जो कि इंस्पायर्ड था गिल्मो डेल टोरो और गोया की पेंटिंग सैटर्न डिवोरिंग हिज सन से, जो मुझे एक से इन्फॉर्मेशन मिली थी। ऑल्सो साइक्लोप्स वाला पूरा सीन इतना ज्यादा हॉरिफिक इसलिए भी लगता है, जब वो जीते जागते इंसानों को खा रहा था तब उसके फेस पे लिटरली कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। और जब साइक्लोप्स बोलता है तब ओडिशियस का वन ऑफ द सोल्जर ये कहता है कि तो इसने अब तक हमसे बात क्यों नहीं की। मतलब समझे, उस जायंट मॉन्स्टर के लिए इंसान इररिलेवेंट है। ऑल्सो अंडरवर्ल्ड वाला सीक्वेंस कितना ज्यादा डार्क, ये डार्क ब्लू पैलेट में था, जहाँ सिनन, एगामेम्नन और बाकी के सोल्जर्स हमें दिखते हैं, और सरसी जब अपने काले जादू से उन सबको पिग में ट्रांसफॉर्म करने लगती है, वो सीक्वेंस कितना ज्यादा डरावना था। एंड माय फ्रेंड, इन सभी सीक्वेंस से नोलन बस यही कहना चाहते हैं कि आई एम एब्सोल्युटली कैपेबल ऑफ मेकिंग हॉरर फिल्म। लेकिन मैंने एक्स पे पढ़ा था कि वो अगले 3 साल तक तो एक भी पिक्चर नहीं बना रहा, क्योंकि उसने और उसकी टीम ने इस फिल्म को क्राफ्ट करते हुए अपने स्टेमिना की लिमिट टच कर ली है। और हाँ, ये सारे के सारे आइलैंड वाले सीक्वेंस बस स्पेक्टिकल के लिए नहीं थे, ये काफी ज्यादा लेयर्ड भी थे इफ यू लुक क्लोजली। एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ राथ ऑफ पोसेडियन थ्रू फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक स्टॉर्म, सुनामी एंड हंगर काफी तगड़े तरीके से किया गया है, जिसने ओडिशियस को मेंटली एंड फिजिकली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। उस तूफान में अपने सारे सोल्जर्स खोने के बाद जब वो कैलिप्सो के आइलैंड पे ट्रैप हो जाता है और कैलिप्सो के लोटस की वजह से वो अपनी सारी मेमोरीज भी भूल रहा होता है, देन जब वो अपने घर वापस आता है बिकॉज एथीना उसकी हेल्प करती है, तब हमें एक से एक इमोशनली हिटिंग सीन प्लस ओरा फार्मिंग वाले सीन भी देखने को मिलते हैं। मेरा सबसे फेवरेट इमोशनल सीन था आर्गोस वाला, जो मरने की हालत में काफी लंबे समय से था, लेकिन ही बिलीव्स दैट वन डे हिज मास्टर विल कम एंड ही कैन फाइनली डाई इन पीस। जब ओडिशियस उसको छोड़ के जाता है तब वो बहुत छोटा होता है, और ओडिशियस जब वापस आया तब ओडिशियस के महल के बाहर वो अपने डेथ बेड पे पड़ा है, और जैसे ही ओडिशियस आर्गोस को हाथ फेरता है वो तुरंत ओडिशियस को पहचान लेता है, जबकि ओडिशियस को वहां पे कोई भी नहीं पहचान पाता, उसका खुद का बेटा, दोस्त और उसकी पत्नी भी नहीं, लेकिन वो पहचान लेता है और फिर वो पीसफुली हमेशा के लिए
चले जाता है। ये तेलेमाकस भी देख रहा होता है और वहीं से उसको पता चलता है कि ये तो मेरा बाप है। ये पूरा सीन भाई बहुत इमोशनल कर देता है, ऑलमोस्ट रुला देता है। मतलब क्या ही ब्यूटीफुल इस सीन को क्रिएट किया है। और ओडिसेस की स्ट्रेटेजी जिससे वो सारे के सारे कायरों को निपटा देता है, जिनकी गंदी नजरें उसकी बीवी और उसके थ्रोन पे थी, और अपने बेटे को बिना एग्जाइल किए ज्यूस के लॉ के अकॉर्डिंग किंग भी बना देता है एंड विनलैंड सागा स्टाइल में किसी पीसफुल लैंड के डायरेक्शन में पेनेलोपी के साथ निकल पड़ता है। भाई इससे परफेक्ट हैप्पी एंडिंग और क्या हो सकती थी इस मूवी की। और कलर ग्रेडिंग, क्या ही कलर्स दिख रहे थे, स्पेशली ऑरेंज एंड ब्लू का जो पैलेट था काफी गॉर्जियस लग रहा था और फ्रेम्स पेंटिंग की तरह फील हो रही थी। ऑल्सो परफॉर्मेंसेस एक्सेप्ट जॉन ब्रनथाल एंड टॉम हॉलैंड तो फिर भी ठीक था, कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जॉन ब्रनथाल यहाँ पे लिटरली पनिशर फील हो रहा था। लेकिन मैट डेमन, एनी हैथवे, जेंडेया, रॉबर्ट पैटिंसन, बेनी सफेडी, इलियट पेज, लुपिता, उसके आगे का नाम मैं नहीं पढ़ सकता, और समंथा मोर्टन ने एब्सोल्युटली अपने कैरेक्टर्स को नेल किया है। आप कोई कमी निकाल ही नहीं सकते इनकी परफॉर्मेंसेस में। ओवरऑल वन मैन्स थॉट बीइंग अ पावरफुल, वेल्दी एंड अ कॉन्करर गेट्स अ रीजन टू नॉट केयर एट ऑल, बट टू गेट व्हाट ही वांट्स इज इनफ। Families are destroyed, men are destroyed, their bright futures transforms into a nightmares, dishonoring gods and getting cursed by them. It's an anti-war film filled with the deep human emotions. That's it. I hope you liked my video about the Odyssey. और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, भाई दिल से थैंक यू आप सबको। बाकी आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।